अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम बुलाया मुझे। बहुत शुक्रिया सर। आपकी जैकेट बहुत ज़बरदस्त लग रही है और लग रहा है कि अभी विंटर चल रही है। अभी हमारे यहाँ भी है ठीक ठाक किस्म की। लेकिन अगर हम बात करें सर इसकी माइक्रोसॉफ्ट की, तो वो तकरीबन $3 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे भारत में। ये देखें, मैं आपको ये उसकी न्यूज़ भी दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ तो खैर कुछ और ही सीन चल रहा होता है। आपको मालूम है आज हमने जो है $2 बिलियन जो है वो रीशेड्यूल करवा लिए हैं यूएई से। वो बेचारे शिकार करने आए थे, खुद शिकार हो गए। तो ये मैंने अपने चैनल पे यही बोला है कि आए तो शिकार करने थे लेकिन फंस गए आकर। तो लेकिन आपके यहाँ जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस तरह से $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है इससे क्या स्टूडेंट्स को फायदा होगा या जॉब्स क्रिएट होंगी? क्या चीज लेके चलेंगे? आरजू जी, एक एटमॉस्फेयर होता है एजुकेशन का। इसमें जो तीन वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट ओवर 2 years इन इंडिया, 2 साल में, ऑन क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस टाइम पर दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसको इंडिया में डेवलप किया जा रहा है। लेकिन खास बात पता है क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बेस यहाँ बनेगा, और स्किलिंग एंड इनोवेशन। यानी सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल कंपनी एआई के मामले में इंडिया को एज ए डेस्टिनेशन चूज करती है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने की उनकी स्किल्स को डेवलप करेंगे और इनोवेट करेंगे। ये हमारी एक एजुकेशनल एटमॉस्फेयर को बताता है हमारी कंट्री के अंदर, और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके ट्रस्ट को बताता है। वो ये काम चाइना में भी कर सकते थे, चाइना में नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो चाइना उन्हें अलाउ भी नहीं करता, और दूसरी बात सीधी सी ये है कि चाइना के साथ इस तरीके का काम करने का मतलब ये है कि ट्रस्ट फैक्टर को गायब करना, क्योंकि चाइना के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। चाइना इज नॉट ट्रस्ट। वहीं अगर हम देखते हैं तो दुनिया के दूसरे देश भी हो सकते थे, पाकिस्तान भी हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान के पास अपने आप को फोड़ने वाले लड़कों के अलावा सबसे ज्यादा ये तो मिलते हैं। बाकी मैंने सुना है यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और जो इंजीनियर्स हैं उनको दुनिया में बहुत ज्यादा सा कहीं पर सपोर्ट नहीं मिलता है, या इवन यूरोपियन जो अरब कंट्रीज हैं वो भी आपके डॉक्टर्स को शायद कुछ भगा भगू रहे हैं, कुछ ऐसा ना, ऐसा आप मुझे ऐसे न्यूज आ रही है। इंजीनियर्स का तो कहना ही क्या। लेकिन मेन बात यही है, आपको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें जो क्लाउड है ये क्या है? असलियत में इंडिया का एक शुरू से एफर्ट रहा है। एफर्ट ये कि इंडिया हमेशा से कहता है कि देखो यार, सीधी सी बात है, आपकी एक होता है डाटा लोकलाइजेशन का प्रोसेस। डाटा लोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि नॉर्मली आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कोई भी यूज करते हैं, उस पे नॉर्मली दो कंपनियों के नाम लिखे होते हैं, एक मास्टर कार्ड और दूसरा वीजा कार्ड। अगर हमें पता हो तो ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड दोनों के दोनों दो अमेरिकन कंपनीज हैं, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी या इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है। चाहे वो वेस्टर्न क्या नाम है उसका, वेस्टर्न कंपनी का नाम है जो मनी ट्रांसफर, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, नाम से ही पता लग रहा है वेस्टर्न यूनियन, यानी एक ऐसा, ये भी एक कंपनी है वेस्टर्न यूनियन। तो ये सारे सिस्टम्स क्या करते हैं, हमारा ₹1 भी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को देते हैं, चाहे हम कैश निकाल रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये सारे का सारा काम जो है ये मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर जो करती हैं, असलियत में ये जो डाटा इकट्ठा करती हैं ये यूरोप में इकट्ठा, मतलब यूरोप के अंदर होता है और यूरोप के अंदर ही वो स्टोर होता है। अमेरिकन क्या करते हैं, उस डाटा से डाटा माइनिंग करते हैं, लोगों का नेचर, लोगों की वेल्थ, हर चीज को समझते हैं, और उसी हिसाब से हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की पॉलिसीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब हमारी कंट्री ने साफ कह दिया कि देखो, आप किसी भी तरीके का मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, डाटा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसके लिए डाटा हमारे यहाँ होना चाहिए, तो डाटा लोकलाइजेशन। अब इसी डाटा लोकलाइजेशन के लिए क्या होगा, सर्वर्स वगैरह यहाँ डेवलप किए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इस अमाउंट में से डेवलप किए जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी काम चल रहा है।
अब यहाँ वो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो भी हम जीमेल वगैरह पे स्टोर करते हैं, वो जहां स्टोर होता है, ये नाम हाइपोथेटिकल दे रखा है कि क्लाउड, असलियत में वो सर्वर में स्टोर होता है। जब भी हम चाहें तो वहां से निकाल सकते हैं, जब भी हम चाहें तो वहां रख सकते हैं। तीसरा एक पार्ट है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर हम इस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में जिस लेवल पर जा रही है, और देखिए इन दो चीजों को आपस में जोड़ना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो मशीन है वो कितना ज्यादा इंसान की जगह पर, इंसान के तरीके से काम करती है, और जो इस मशीन के उस दिमाग को समझ लेगा, यानी उस चीज को समझे कि एक ह्यूमन जो है वो किसी मशीन से कैसे बिहेव कर, मतलब एक ह्यूमन कैसे बिहेव करता है वही बिहेवियर मशीन को समझा दिया। ह्यूमन कैसे सोचता है वो बिहेवियर मशीन को समझा दिया, और वो मशीन वैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। नॉट ओनली दैट मशीन, बट कोई भी चीज जो कि मतलब मशीन या रोबोट जो भी आप कहते हैं, ये चीज आप देखेंगे तो गूगल भी काम करता है, ये चीज फेसबुक भी काम करता है, ये चीज जितने भी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी की सारी ये काम करती हैं। क्या काम करती हैं? नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इस चीज में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है ये। इसको हम अगर देखते हैं तो जैसे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर मैं किसी मिठाई की दुकान पे गया और वो गूगल के पास रजिस्टर्ड है, तो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आएगा, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर शॉप। ये आपको भी आता होगा। ये है असलियत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल वो आपको ट्रैक कर रहा है। ट्रैक करने के बाद उसको उसने ऑटोमेटिकली एक मैसेज दे दिया आपको, और ये कहा कि ठीक है भाई पूछो, आपने बताया यस और नो है, जो भी है उसी हिसाब से वो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। आप सड़क पे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब यहां हमारी गवर्नमेंट का मानना था कि आप हमारे लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो दुनिया के दूसरे देश, अमेरिका में किसी दूसरे देश में क्यों स्टोर कर रहे हैं? यानी वो जब चाहें जैसे चाहें वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम तो अलाउ नहीं करेंगे, आपको सारा डाटा यहाँ स्टोर करना पड़ेगा। अब ये सब चीजें अगर करके आएंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो उसका तीसरा पार्ट है कि अब वो क्या करेंगे कि वो सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए, अब डाटा अगर यहाँ है, सब चीजें यहाँ हैं, तो हमारी उसके साथ साथ यानी उसके पैरेलली बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट से लेकर इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर लिटरेसी बहुत जबरदस्त है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारा यूथ मौजूद है जो ये काम करना जानता है और वो करता है। सिलिकॉन हमारे यहाँ गुड़गांव, आप शहर का नाम लीजिए और आपको पता लगेगा कि वहां पर इस तरीके की सिलिकॉन वैली की फॉर्म में कोई ना कोई वैली मौजूद है। चाहे आप बेंगलोर ले लें, हैदराबाद ले लें, चेन्नई ले लें, इवन पुणे ले लें, उसके बाद दिल्ली के पास गुड़गावा है वो ले लें, तो आपको इंदौर ले लें, तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जो साइबर हब बनते जा रहे हैं। और साइबर हब अगर मौजूद है, कंप्यूटर लिटरेट पर्सनालिटीज मौजूद हैं, तो उन्हीं लोगों में से कुछ को स्किल डेवलपमेंट करवा दिया जाए, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को, एआई का जो पूरा सिस्टम है वो समझा दिया जाए। तो एक तो हम कम में काम करते हैं, दूसरा ज्यादा लेबर के साथ काम करते हैं, और तीसरा ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। बस यही तो चाहते थे, यही तो सारा मामला है कि भाई अल्टीमेटली ये ही तो सारा का सारा सिस्टम है कि डेवलप कैसे किया जाए, तो वो डेवलप हो रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो और ये जो गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट है वो इसी तरह, और यहां पर क्योंकि स्किल्स वो मौजूद हैं, वो स्किल्स उनको और ज्यादा वो क्या नाम है, डेवलप करना है। ये स्किल्स यूरोप में या आपको अमेरिका में, अब अफ्रीका में तो भूल ही जाओ, नहीं मिल रही। वो इंडिया में है तो आ रहा है $3 बिलियन का। हाँ, अब हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या दुनिया में एक और फील्ड में हम डोमिनेट कर सकते हैं, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, बट वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर गोइंग टू डू दिस। जी बिल्कुल, लेकिन सर ऐसी क्या चीज़ है भारत में, मैं समझना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान मिस कर रहा है, कि जो इंटरनेशनल कंपनीज है या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सिर्फ सिक्योरिटी के अलावा, कि वो यानी जान की सिक्योरिटी जो हमारे यहाँ बोला जाता है, कि वो भारत में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं और पाकिस्तान में आने के लिए बहुत मतलब नखरा होता है, आती ही नहीं है। क्या पॉपुलेशन की वजह से कि आपके यहाँ उनका जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा होगा, आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये वजह लगती है, या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से उनको अट्रैक्ट करके लाती है?
आरजू जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर चेंज कर लिया जाए तो आप ये पूछिए कि पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से लोग वहां नहीं, कंपनीज वहां नहीं आती, और ऐसी क्या चीज इंडिया में है या इंडिया में नहीं है वही चीज, और इंडिया में क्या ऐसा है जिसकी वजह से इंडिया यहाँ आ रही। आप एक क्वेश्चन, तो पहला पार्ट आप ईमानदारी से शांति से सोच कर देखिए। इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समवेयर, लेट अस अज्यूम आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्या आप एक ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी खरीदेंगे जहां पर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा होने के चांसेस हैं, या जहां पर चोरियां होती हैं, मर्डर्स ज्यादा होते हैं, या एक ऐसी जगह है जहां पर लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर वहां पर वॉर हुआ तो हो सकता है सारी सिचुएशंस खत्म हो जाए? क्या ऐसा है कहीं पर? इन माय ओपिनियन आप ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी लेंगे ही। आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जिस तरीके से लगा रही हैं, वैसे ही एक इन्वेस्टर जो होता है वो ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर उसे एक सुकून मिले, जीवन का सुकून, यानी उसका बिजनेस अच्छा चले, शांति से चले, बिना किसी प्रॉब्लम को चले। ये सबसे बड़ा पहला। दूसरा, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस ना हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस वहां होती हैं, चाहे वो टेररिज्म की हो, चाहे चोरी चकारी की हो, चाहे कुछ भी हो। वो चीज आपके यहाँ बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ नहीं। तीसरा, कमिटमेंट, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है। आप गारंटी नहीं दे सकते कि आज जो इमरान खान जेल में है कल वो प्रधानमंत्री नहीं बने। हो सकता है 2 महीने लगे, ट्रंप आए, एक बार 4 सुनाए फोन करके, किसी को 4 बातें कहे, इमरान खान बाहर निकलेगा और हो सकता है वही प्राइम मिनिस्टर बने। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप 3 गवर्नमेंट्स को देखेंगे, 98 से अटल बिहारी वाजपेयी थी, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह थे, 10 साल। मोदी जी अब 15 साल रहने जा रहे हैं, यानी 2014 से लेकर 2025 तो आ ही चुका है, 2029 तक मोदी जी अब रहने जा रहे हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद पॉसिबली कोई भी आएगा। तो हमारे यहाँ जिस तरीके की स्टेबल गवर्नमेंट है। अच्छा, और मजे की बात ये, हमारे यहाँ गवर्नमेंट भले ही बदल जाए, मैक्सिमम केसेस में, 99% केसेस में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बदलती। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो एक जगह से टैक्स हटा के दूसरी जगह लगा देगी, लेकिन स्टेबिलिटी बन गई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ है, सिक्योरिटी हमारे यहाँ है, और उससे बड़ी बात, असलियत में कोई भी इन्वेस्टर आता है आरजू जी, तो क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर उसे वहां उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद स्किल्ड लेबर ही नहीं मिले? तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, क्योंकि उसे पता है यहाँ हमारी इंडिया में दुनिया की सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी वाली पॉपुलेशन है। अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि एक अप्रोक्सीमेट 6 से 8 करोड़ या 10 करोड़ के करीब स्टूडेंट्स है, और लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर में काफी ज्यादा अच्छी कमांड रखते हैं या टेक्निकली लिटरेट है, खासकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मामले में लिटरेट है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर देखा जाए तो चाइना ने 1.5 लाख हैकर्स की एक टीम बना रखी है जिसका काम साइबर अटैक करना है। और क्या होगा अगर इंडिया के ऊपर साइबर अटैक होता है? तो एक अमेरिकन ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये मत भूलिए कि चाइना ने वो 1.5 लाख जो पीपल हैं वो खड़े कर रखे हैं कि वो अटैक करें, वो साइबर अटैक करेंगे, उनको पे कर रहा है सब चीज। तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि इंडिया के पास 10 करोड़, उस टाइम पर वो 100 मिलियन के आसपास बोल रहे थे कि 100 मिलियन लोगों की एक पूरी फौज खड़ी हुई है, जो कि सीधे तौर पर अगर चाइना ने कुछ पंगा किया तो वो नेशनलिस्ट माइंडसेट की वजह से अलाइन होते हुए देर नहीं लगाएंगे, और उसके बाद जो हाल होगा वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि चाइना का क्या होगा, जितनी मर्जी फायरवॉल लगा ले। इसका एक एग्जांपल दिखाई दिया, चाइना ने क्या किया, हैक की हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी है, 4-4 दिन के लिए लाइटें चली गई थी। वो एक अलग मैटर है कि हमारी गवर्नमेंट ने उस चीज को हैंडल कर लिया, लेकिन जहां तक मुझे याद है चाइना के जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स थे उनके ऊपर साइबर अटैक्स हुए, और उनमें से बहुत सारे जो सिक्योरिटी वॉल्स थे वो लास्ट स्टेज तक टूट गए।
चाइना ने हालांकि इस चीज के ऊपर शोर नहीं मचाया, लेकिन ये डिस्कशन हुआ था। इसका मतलब ये कि वो अटैक किसने करवाए थे, और नॉर्मली ये कनेक्ट किए जा रहे थे कि कुछ टाइम पहले वैसा एक साइबर अटैक इंडिया पे हुआ था, और वैसा ही उससे ज्यादा इफेक्टिव बैंकिंग के ऊपर साइबर अटैक इंडिया की तरफ से चाइना का एलिगेशन था, या इंटरनेशनल साइबर एक्सपर्ट्स का एलिगेशन था। तो मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे पास एक स्किल्ड लेबर है, एक बड़े नंबर में स्किल्ड लेबर है, वो जो बहुत बड़ी स्किल्ड लेबर है वो ल्यूर करती है, अट्रैक्ट करती है माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, क्योंकि उन्हें सब चीज चीप पड़ेंगी। और रही सही कसर हमारी गवर्नमेंट को पूरी कर देती है। गवर्नमेंट जो है बड़े सक्सेसफुल मैनर में या बड़े इफेक्टिवली हमारे इन्वेस्टर्स को बताती है कि देखो भाई यहाँ आके इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले, और वो देते भी हैं। जी सर, ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ कई जगह पे जब बात होती है, डिबेट्स होती है या कोई वर्कशॉप होती है, तो वहां पे ये भी कहा जाता है कि जो अब अगर किसी भी कंट्री के दरमियान किसी किस्म का झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, जंग अगर होगी, अफगानिस्तान की ऑफकोर्स बात नहीं हो रही होती, डेवलप्ड कंट्री की या उन कंट्रीज की बात हो रही थी जो कि इंटरनेट के ऊपर है, तो वो इंटरनेट के जरिए या आईटी के जरिए ही वो जंग जीती और हारी जाएगी। आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? ये जो कहते हैं ना हमारे यहाँ कि जी फिफ्थ जनरेशन के क्या क्या कहलाता है, तो ये सब चीजें जो हो रही हैं इंटरनेट पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ तो आपको मालूम है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी और उस वक्त के जो DGISPR थे, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, तो उन्होंने तो बड़ा इस तरह का एक माहौल बना रखा था कि बहुत से लोग छोड़ दिए और वो फिर ट्विटर पे लड़ रहे हैं, पाकिस्तानियों से अलग लड़ रहे हैं, हिंदुस्तानियों से अलग लड़ रहे हैं, इस तरह की भी चीजें। बाद में जब वो गए तो उनके जाने से पहले जो उनके लोग थे वो भी भाग गए। तो अब कोई नए उन्होंने रखे होंगे जो भी आए होंगे, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि अब इस किस्म की वॉर शुरू होंगी जो इंटरनेट पे हुआ करेंगी? इंटरनेट पर नहीं होगी, साइबर वॉरफेयर कहते हैं इसको। जैसे इमेजिन करके देखिए आरजू जी, आपने पाकिस्तान ने अप्रोक्सीमेट जहां तक मुझे पता है 30-40 कुछ सैटेलाइट, 30-40 10-12 कुछ छोड़ रखे हैं आसमान में। अब इमेजिन करके देखिए वो सैटेलाइट्स जो हैं जमीन पर बैठे हुए कोई बंदा हैक कर ले और उसका कॉन्टेक्ट आपकी लोकल जो बॉडी जो बेस कैंप है या बेस स्टेशन है उससे टूट जाए, आपका पूरे का पूरा इंटरनेट सिस्टम, खासकर जो सैटेलाइट सिस्टम है, वो कोलैप्स कर जाएगा। इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफर होनी कोलैप्स कर जाएगी। दूसरा, इमेजिन कीजिए आपके बैंक्स का कंप्यूटराइजेशन हो चुका होगा, जहां तक मुझे पता है बैंक्स में कंप्यूटर्स यूज होते हैं। क्या सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग है? मींस एक बैंक है, उसे पाकिस्तान में उसकी किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे तो वो आपको वैसे ट्रीट करेगा जैसे आपके पास ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब आप इमेजिन करके देखिए आपके उस कोई भी एक बैंक का बैंकिंग सिस्टम जो है वो उस पूरी वेबसाइट को हैक कर दिया, उसके जहां पर उसने डाटा स्टोर कर रखा है वहां तक पहुंचे और पूरे डाटा को हैक कर लिया, पूरे डाटा को या तो उड़ा दिया या फिर एक काम किया कि पूरे डाटा तक एक्सेस बंद कर दिया। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वैभव सिंह जी का जो यूट्यूब चैनल था उसे हैक कर दिया। अभी तो एक यूट्यूब चैनल हैक है, ऐसे अगर पूरा बैंकिंग सिस्टम जितने आपके बैंक से सबको हैक कर लिया, इमेजिन आपके एयरपोर्ट का जो पूरा सिस्टम है उसे हैक कर लिया, और ये एक एक कवार करके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मान लिया आपकी किसी कंट्री से लड़ाई हो रही है, किसी मान लिया चाइना की किसी जापान से लड़ाई हो रही है या ताइवान से लड़ाई हो रही है, तो दोनों के पास एक बड़ी फोर्स है, साइबर आर्मी है। चाइना भी ताकतवर है बहुत जबरदस्त, तो ताइवान भी कम नहीं है, भले ही उसके पास मैन पावर कम होती है लेकिन दिमाग उसका एवरेज चाइनीज से 4 गुना ज्यादा तेज चलता है, ऐसा माना जाता है। अब होगा क्या? चाइना ताइवान के सिस्टम को बैंकिंग से लेकर इंटरनेट से लेकर हर चीज को कोलैप्स कर देगा, और ताइवान भी ऐसी ही कोशिश करेगा चाइना की। अब मुझे ये बताइए इस लड़ाई के अंदर आपने क्या किया? दोनों के पूरे सिस्टम, रेड लाइट से लेकर कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट सिस्टम से लेकर बैंकिंग सिस्टम से लेकर ग्रिड जो पावर सप्लाई करने वाली ग्रिड्स होती हैं उनसे लेकर रेलवे से लेकर फोन से लेकर सैटेलाइट से लेकर जो भी चीज अवेलेबल है, अगर आपने एक बड़ा साइबर अटैक किया और सबको जैम कर दिया, सब खत्म कर दिया, एंड टेल मी वन ओनली, सिर्फ एक चीज बताइए ये होगा क्या? क्या करें? पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और गवर्नमेंट बॉर्डर पे लड़े या अपने सिस्टम को ठीक करे, और ऐसे में अगर पैनिक फैल जाए तो सिचुएशन और ज्यादा खराब है। क्या इमेजिन कीजिए हमारी कंट्री में एक्सपेरिमेंट हो चुका है और पॉसिबली एलिगेशन आप ही के आगे कुछ एजेंसीज का है,
बर्मा के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को या रोहिंग्याओं ने बुद्धिस्टों को मारा, वो फोटोग्राफ्स आई, उनको थोड़ा सा मॉफ किया और इंडिया के सोशल मीडिया ग्रुप्स में फैला दिया। जैसे ही वो फैला, मुस्लिम्स भड़क गए कि हिंदुओं ने, आसाम में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा है। तो जहां पर भी नॉर्थ ईस्ट के लोग थे उन सबको थ्रेट कॉल्स आने लग गए और ये कहा जाने लग गया कि या तो ये शहर छोड़कर भाग जाओ, मुस्लिम्स ने, या तो ये शहर छोड़कर भाग जाओ वरना अच्छा नहीं है। बेंगलोर, हैदराबाद से लेकर जितना भी बदला था वो सारे का सारा, जिसे कहते हैं अपना घर बार छोड़ के या जॉब्स वगैरह छोड़ के अपने घर जाना शुरू कर। अब देखो ये तो एक थ्रेट था। अब ये बात आरएसएस को पता लगी तो आरएसएस वाले डिक्लेयर कर देते हैं कि एक भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बंधु को हाथ लगाया फाड़ के रख दिया। और वो रेलवे स्टेशन से लेकर हर जगह पर अपना लठ लेके खड़े हो गए, कोई आएगा हम बताएंगे। एक पोस्ट म्यांमार से चली हुई इंडिया के अंदर आती है, बवाल कर देती है, वायरल हो जाती है, टेंशन, सोशल टेंशन क्रिएट हो जाती है और पूरा माहौल खराब है। अब मुझे सिंपल सी बात, हमारी आर्मी टू फ्रंट वॉर में बॉर्डर पर लड़ेगी या फिर साइड में बैठ के अब कंट्री के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़े को या किसी भी तरीके के झगड़े को रुकवाएगी। इन माय ओपिनियन ये एक डायलेमा होगा, ना आप बाहर ध्यान दे पाएंगे ना अंदर ध्यान दे। पता लगा बाहर बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है और अंदर घर वाले जो आपस में लड़ रहे हैं, तो बाहर नहीं देख पाएंगे ना, अंदर ही देखेंगे। वो होता है साइड। यानी आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल बना दीजिए कि लोग आपस में ही लड़ना शुरू करें और वो इतनी बुरी तरह लड़े कि उन सिचुएशंस को संभाल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और या फिर आपके सिस्टम्स को हैक कर लिया जाए। तो सारी तरफ से आपको लगेगा कि सिचुएशंस जो है वो कोलैप्स करती हुई। कुल ऐसा ही है। लेकिन सर बहरहाल कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग अभी भी ये सोचते हैं कि जी हर कोई, इवन अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी अपने एक दोस्त से, मैंने कहा जब सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में करता है, और जब पाकिस्तान की बारी आती है तो हमें 200 टन खजूरें देके कहते हैं जाओ। तो फिर उन्होंने कहा जाहिर है वो इंडियंस खजूरें खाते नहीं तो फिर वो क्या करे, जो खजूर के काबिल है उसको फिर खजूर ही मिलती है। तो आपको याद हुआ कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था, सऊदी अरब ने हमें पता नहीं कितने 100 टन खजूरें दे दी थी और आपके यहाँ जो है वो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी थी। तो बहरहाल इस चीज से मेरा ख्याल है आरजू जी, हमारे यहाँ जो है ना, अगर हमसे पूछा जाए तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास जो है ना, एक तो अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में देता है। हमारे अगर टैक्सेस आप उठाकर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 40% तक टैक्स पहुंच जाते हैं, कई बार 40% तक अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मिला लें। उसके बाद भी हमारा जो मिडिल क्लास है वो उस पैसे के बाद एक बड़ा हिस्सा जो है वो पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है इसमें, क्या कहते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन। और जब वो अपनी एजुकेशन में रोटी नहीं है ना तो वो एक टाइम रोटी खा के इन्वेस्टमेंट कर देता है। गाड़ी इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसको बच्चों की पढ़ाई करना है। अब ऐसे लोगों की जब एक पूरा सेक्रीफाइस है, उसको ऐसे तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। ये सेक्रीफाइस है हमारे मिडिल क्लास का और ये डेडिकेशन है हमारी गवर्नमेंट्स। और ये सबसे बड़ी बात हमारे ट्रेडिशंस का भी एक, जिसे कहते हैं कि हमारे को एक ब्लेसिंग है कि जितनी ज्यादा उन्होंने हमें हेल्प करी है, हमारे ट्रेडिशंस ऐसे ही, वो फोकस आपको एजुकेशन पे करेंगे ही करेंगे। आप सोचकर देखिए, इस एजुकेशन के चक्कर में हम अपने रिलीजन को, अपने धर्म को छोड़ देते हैं कि जिसका मन करे वो बड़ा होकर खुद धर्म को समझेगा, वरना हम किसी को दबाव नहीं डालेंगे, आप पहले पढ़ो, एजुकेट हो जाओ। तो उसके सामने $100 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। सर कहा तो हमारे यहाँ भी जाता है, जो पहला वर्ड बताया जाता है जी कुरान में वो इकरा है, उसका मतलब है पढ़ो। चाइना जाओ अगर पढ़ाई के लिए जाना पड़े तो, लेकिन ये और बात है कि हम उसको फॉलो नहीं करते। आप नहीं, आपके यहाँ जो इन मौलाना क्लास है ना, आपके यहाँ नहीं, पूरे साउथ इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो मौलाना क्लास है, इसने पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का दिमाग खराब कर रखा है। उनके लिए एजुकेशन का मतलब अरबी की वो 4 आयतें जो रटना है बैठ के, और बच्चे को बिठा के यूं कहते रहते रटो 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 रटो, और रहता है। उसको हाफिज की एक डिग्री मिल जाती है और वो हाफिज बन जाता है। उसके बाद उसे फटने की ट्रेनिंग दे दी जाती है, वो फट जाता है।
पत्थर चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाती है तो पत्थर चला लेता है, आगजनी की ट्रेनिंग दे दी जाती है तो आगजनी करता है, लव जिहाद से लेकर न जाने क्या क्या। और उसके बाद फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि मतलब ये प्रोडक्टिव नहीं है। मौलाना क्लास ने पूरे के पूरे मुसलमानों को इन तीनों की तीनों कंट्रीज में बर्बाद कर। तालिबान का तो कल्चर वैसा है, हमारे यहाँ कल्चर वैसा थोड़ा ना है, हम सबका कल्चर हिंदू है। लेकिन सर अब आजकल जो चीज और भी खतरनाक तरीके से जो फैल रही है और जो लोगों ने नोटिस किया वो ये कि इस तरीके की चीजों में जिसमें कि एक्सट्रीमिज्म होती है और लोगों के लिए मतलब गलत बातें की जाती है, सिखाई जाती है, वो सिर्फ मदरसों तक नहीं रह गई है, वो चीज आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी मिलेगी और अब फीमेल्स भी उसमें आ गई हैं। पहले तो सिर्फ यही होता था ना कि कोई मेल है वो कर रहे हैं। देखिए आपको जी, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता मुस्लिम फीमेल्स को बेनिफिट क्या है। कुछ नहीं सर, बताया जाता है बस ये तुम करो तुम्हारे लिए अच्छा। आपको याद है थोड़े दिन पहले कराची में जो वैन उड़ाई गई थी चाइनीज की, वो फीमेल थी। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसका तो मामला अलग था, वो बलोच लेडी नहीं का तो नहीं, मामला अलग था, मैं वो बात ठीक है मान लिया, लेकिन वो है, वो चीजें भी अब है। जिहाद के नाम पे उड़ाना और अपनी कंट्री को बचाने के लिए उड़ाना दो अलग अलग चीजें हैं। उसके लिए ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव जिहाद नहीं है। नहीं तो वो अगर मैं है जिसने वैन को उड़ाया था वो खुद भी सुसाइड बॉम्बर निकली थी, वो असलियत में जिहाद के नाम पर नहीं उड़ाई थी। जिहाद के नाम पर फटने में और बलूचिस्तान की जमीन को बचाने के लिए किसी को फोड़ देने में बहुत फर्क होता है। लेकिन सर अब उस माइंडसेट की लेडीज हमारी यहाँ बहुत बढ़ गई हैं, जो जिहादी माइंडसेट की होती है ना, वो आपको कुछ टाइम के लिए आपको समझ भी नहीं आता है उनका, लेकिन वो ऐसा ऐसा ट्रैप में करती है ना कुछ टाइम के बाद कि इंसान निकल नहीं सकता। आरजू जी, प्रॉब्लम मेरी आप मैं जो चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं, जैसे मैं एक इजिप्टियन लेडी प्रोफेसर की बात कर रहा था, वो जो इजिप्टियन लेडी प्रोफेसर है वो ये कह रही है कि इस्लाम के अंदर 8-9 साल की बच्ची के साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं और 4 शादियां करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं और वही चीज मैं आपके मौलानाओं से भी सुनता हूं, तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि वुमेन को सेकंड क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास पर्सन माना गया है। दूसरा, बकरी को, भेड़ को, कुत्ते को, बिल्ली को और वुमेन को एक कैटेगरी में रखा गया है बहुत सारी जगह। यहां तक कि मौलानाओं को ये भी कहते हुए सुना है कि भाई बकरी का मतलब, एक मौलाना तो ये भी कह रहा था बकरी का और बीवी का और दूध पियो तो पियो और दोस्तों को भी पिलाओ। दैट वाज द गिरा हुआ पंथा। सॉरी आई एम यूजिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स, लेकिन वो मौलाना कह रहा है। अब मुझे ये बताइए, इस तरीके से मौलाना इतनी बदतमीजी के साथ, और बंदा भी पूछ सर अब वो अलग अलग, अगर कोई मौलाना से कह रहा है तो खैर वो गलत कह रहा है, हर एक का अपना इंडिविजुअल होता है। कह रहा है वो तारीख, वो कौन सा था तो वो आजकल कनाडा में बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, जाकिर नाइक। नहीं नहीं वो दूसरा वाला, हाँ वो नहीं वो, हाँ मुफ्ती, वो ऐसे ही जो भी है, ये बहुत सारे कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक लेडी पूछती है कि मेरे शौहर ने फॉरेन कंट्री में दूसरी शादी कर ली है, क्या उसको मेरे से पूछने का कोई अधिकार नहीं है, या कुछ ऐसा वर्ड उसने यूज किया। कहते हैं नहीं, आपसे क्या पूछना, उसका हक है 4 शादियां करने का, आपसे क्या पूछना। पूछना तो होता है, वो तो है, लेकिन ये मौलाना अपने आपस में इनकी बातें मैच नहीं करती। आप मौलाना क्या, आप आपसे पूछ रहा हूं आरजू जी कि एक तो ये मौलाना खुद ही कंफ्यूज है, चलो ठीक है कंफ्यूज है तो है, प्रॉब्लम ये है वो वुमेन को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो वुमेन्स को इस्लाम में फायदा क्या है, मुझे ये भी तो बता दें कि 72 हूरें मिलनी नहीं है, जन्नत जाना नहीं है, जाओगे भी तो हूरों के, आप ही का सवाल है कि हूरों की सरदार बन जाओगे, क्या मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो भैया रहना किस लिए है सर। अब वो पता नहीं क्या उनको फायदा नजर आता है, लेकिन इस माइंडसेट की लेडीज जो है वो भी अब पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं। इस माइंडसेट की जब लेडीज निकलती है तो और ज्यादा दुख होता है कि भाई तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो, तुम्हें कुछ मिलना ही नहीं है। हाँ, तुम रह फिर भी वही सेकंड क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास फॉलोवर ऑफ योर। सर वो भी कोई तरह का उन्हें फायदा होता होगा, इसलिए कि यहाँ पर जो रिलीजियस एक अपने ऊपर लगा लेते हैं ना लोग, उससे पैसा बहुत बनता है उनको, लोग उन पे बिलीव करने लगते हैं, लोगों को लगता है ये तो बड़े रिलीजियस हैं, ये शायद हमारे साथ कोई 2 नंबर ही नहीं करेंगे, जबकि सबसे बड़े 2 नंबर फ्रॉड ही होते हैं। फ्रॉडलिस्टिक सिस्टम चल रहा है। मैंने आज तक किसी ऐसे को जो रिलीजन बेचता हो या रिलीजन को यूज करता हो, उसको मैंने कभी पैसे के लिए परेशान नहीं देखा।
या मैंने ये नहीं देखा कि उसके पास पैसा नहीं है। इनके पास बड़े बड़े घर भी होते हैं, घर में गाड़ियां भी खड़ी होती हैं, सब होती हैं, और उसके बाद ये पैसा इनके पास उसी तरीके से आया होता है, जो कह लीजिए लोगों को बेवकूफ बनाकर या लोगों से इस तरह की रिलीजियस बातें करके। मैंने तो यहाँ तक भुगता है कि मुझे कहा गया, शो के अंदर मुझसे कहा गया कि जी आपने तो बुद्धा का स्टेचू रखा है, लॉर्ड बुद्धा का, तो आपके यहाँ तो नमाज नहीं हो सकती, आपके घर में तो फरिश्ते नहीं आएंगे, आपके घर में तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने कहा ना है, फरिश्ता मुझे कोई परवाह नहीं है, तो ना हो नमाज। मेरे पेरेंट्स तो हमेशा से पढ़ते रहे और कोई इशू नहीं था, मेरे घर में हमेशा से स्टेचूज रहे। तो आप तो बिंदी लगाती हैं, आप तो हिंदुओं वाली वो करती हैं, और उसके बाद वो जो रिलीजियस अपनी मुझे भाषण दिया जा रहा था जिनकी तरफ से, वो मेरे ही पैसे ठग के 9-2-11 है। तो उसके बाद जो है वो ये तो हाल है यहाँ पे लोगों का। तो आप क्या कहेंगे? ये मैंने आज तक ये देखा, हमारे यहाँ ये भी देखा गया कि जो लोगों से पढ़ाई लिखाई नहीं होती ना, मतलब कई फैमिलीज में बेटे होते हैं या कोई होते हैं, उनको मौलवी बना देते हैं। वो एकदम से जज़ाक अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ये शुरू कर देते हैं, उसके बाद उनको किसी जॉब की जरूरत नहीं होती। मैं तो 2-4 एग्जाम्पल्स भी दे सकती हूँ, मैंने देखा है लोगों को, इवन कराची में भी देखा है, लाहौर में भी देखा है, यहाँ भी। तो लोग इस चीज को जो है वो पैसा कमाने का जरिया भी बना लेते हैं और दूसरों को डराते रहेंगे। अपना नहीं पता कि कहाँ जाना है, हाँ ये पता है कि मैं जन्नत में जाने वाली हूँ, तो अपने बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो ये तो यहाँ पर सर बेचा जाता है, और मेरे ख्याल है बहुत टाइम से हो रहा है। और पता नहीं आगे बात जो है वो हमें बिगड़ती भी ही नजर आ रही है, संभलती भी नजर नहीं आ रही। जिस तरह की यहाँ पे बातें चल रही है, जिस तरह से लोग आगे की तरफ के बजाय जो है पीछे जाने की शुरू हो गए। अभी आपको वो वीडियो मैंने भेजी थी शायद, वो आजाद कश्मीर वाली, अगर आपने देखी हो तो, उसमें क्या कह रहे थे वो, जिहादी कल्चर वापस लाना है। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमने कोई मॉडर्न होना है, हमने कोई एजुकेशन में आगे जाना है, नहीं, जिहादी कल्चर वापस लाने की बात कर रहे थे आजाद कश्मीर में खड़े होकर, अंदाजा लगाए। तो मुझे तो समझ नहीं आती क्या होगा। बढ़िया है ना, लाओ जी जिहादी कल्चर। अब और क्या होगा? अब पता है क्या होता है, अब पाकिस्तान में लोग एक दूसरे से डरने लगे हैं। लोग दोस्त जान पहचान वाले एक दूसरे से डरते हैं, यार कब ये उठकर हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा देगा और हमें मरवा देगा। ये वाली हालत हो गई यहाँ पर। तो अब जहाँ नहीं, एक बात है, हमें तो खैर उस तरह की आदत नहीं, लेकिन मेजोरिटी को तो है ना। तो यहाँ पे तो हर एक समझे ऐसे घूम रहा है कि कब कब कहाँ कब पकड़ा देंगे, कब क्या कर देंगे, कुछ नहीं पता। हमने है ना फिल्मों में ज़ॉम्बीज के बारे में सुना है ना, वो ज़ॉम्बीज और कुछ नहीं होते, वो वही होते जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। जब आप एक दूसरे को खत्म करने पे तुल जाए ना, और कब कौन किसको खत्म कर जाए, वो और कुछ डेफिनेशन ढूंढना होती है, वो यही है, बिहेवियर ही मैंने देखा है। मुझे एक बात बताइए, यू आर नॉट कंफर्टेबल इवन विद योर ओन रिलेटिव्स, तो आप कंफर्टेबल दुनिया में किसके साथ रहेंगे? हाँ, मुझे ये बताएं ना कि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, ठीक है। हमारे घर में बहुत ज्यादा पार्टीज होती थी कि भाई आए हैं जर्नलिस्ट, आए बैठ के वो जो होती है ना बहस वाली चल रही, एक सब डिस्कशन एक दूसरे से उलट कर रहे होते थे। मैंने नहीं देखा कि कभी उठ के किसी ने किसी का कॉलर पकड़ लिया हो कि तुमने ये बात कैसे कर दी, ठीक है। आज का माहौल बिल्कुल अलग है। अगर मैं बिठा के 2-3 तरह के डिफरेंट लोगों को बुला के बात कराऊं ना, तो यकीन करें एक दूसरे का सर फाड़ देंगे। वो वाली हालत हुई हुई है, बिल्कुल पेशेंस, बिल्कुल टॉलरेंस जीरो हो गई है पाकिस्तानियों में। ये सुनते ही नहीं। ठीक है, आपको मेरी बात नहीं पसंद, इट्स अप टू यू, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे या मेरा सर फाड़ देंगे। तो यहाँ पर तो वो चल रहा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, वो सब इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलें कि भाई आज का दिन है, कल का पता नहीं कोई छोड़ेगा या मार देगा। यहाँ पे वो माहौल हो गया है। इसीलिए मुझे कभी कभी मैं कहती हूँ ना, दादाजी ने वाट लगा दी, वो मैं आज भी कहती हूँ। मैं बड़ी अपसेट हूँ अपने दादाजी से। वहीं रहना चाहिए था, फिर देख लिया जाता। लेकिन यहाँ लाके उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, जो हम आज भुगत रहे हैं। अगर इन्होंने कंट्री को ठीक से चलाया होता तो शायद हमें भी कम कहते हैं हाँ जी बड़ा अच्छा हुआ यहाँ आ गए। लेकिन जब आप कंट्री की हालत कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे, यही कहेंगे ना। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। थैंक यू।